Assalamu alaikum students. I hope you all must be fine. And today I would like to inform you about that this is our first lecture about MCAT. And after completing this chapter, after learning this chapter, inshallah you will solve all the MCQs related to this chapter. So without wasting our time, I'm starting this chapter. देखें इस चैप्टर का जो हमारे पास नाम है वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब देखें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है कि बायोलॉजिकल के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में आइदर प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स या कोई भी हमारे पास यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर कोई भी एक्सवाइजेड हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से, यानी कि उसकी जो बॉडी है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स उसमें इन्वॉल्व हैं और उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की है, ये हमारे पास कंप्लीट सारी चीज़ें, इनको पढ़ना समझना, उनकी फंक्शनिंग, उनका स्ट्रक्चर एक्स वाई जेड, ये हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहलाता है। अब देखें, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर I would like to inform some bullet points which helps you out to understand this chapter। वो ये हैं कि आपके पास कुछ हेडिंग्स आएंगी या कुछ वर्डिंग्स आएंगी जो काफ़ी ज़्यादा इस चैप्टर में यूज़ की गई हैं। वो टर्मिनोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा, वो टर्म्स जो हैं हमारे पास वो यूज़ की गई हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब देखें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हों। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कार्बन कंटेनिंग हो, यानी कि जिनमें कार्बन पाया जाए, वो कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हमारे पास कहलाते हैं। पहली शर्त ये है। और कई जगह पर ऐसा भी आता है कि दूसरी शर्त ये होनी चाहिए कि कार्बन तो हो लेकिन कार्बन के फ़ौरन बाद हाइड्रोजन पाया जाए। तो ये हमारे पास कंप्लीट डेफिनेशन आ जाती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। तो कहीं भी इस तरह के मॉलिक्यूल्स आ जाएं तो वो हमारे पास कहलाते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और ऑर्गेनिक का मतलब होता है वाइटल लाइफ, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लाइफ में इम्पॉर्टेंट होते हैं वो वाइटल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं और उन्हें हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। अब देखें, इस चैप्टर में सबसे पहले जो है हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ कुछ हेडिंग्स हमें मिलेंगी, छोटी छोटी सी, मोनोमर्स एंड पॉलीमर। मोनोमर का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है वन, एक, और मर्स का मतलब होता है मॉलिक्यूल। इसी तरीके से पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मर का मतलब होता है मॉलिक्यूल। यानी कि कहीं अगर मोनोमर लिखा हुआ आ जाए तो इट मीन्स के एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, और अगर कहीं पॉलीमर लिखा हुआ आ जाए तो इट मीन्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। अच्छा भाई, ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, कुछ हेडिंग्स जो हमें कॉन्सेप्ट के लिए समझनी चाहिए वो यहाँ पे हो गई। अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखें, चैप्टर में सबसे पहले हमें वाटर के बारे में दिया गया है कि भाई वाटर क्या चीज़ है और क्या क्या चीज़ें वाटर करता है, क्यों ज़रूरी है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में।
तो ये सारी चीज़ें कुछ यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं वाटर के टॉपिक में। तो अगर हम बात करें वाटर की तो देखें, इसे हम बेस्ट सॉल्वेंट कहते हैं या यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। इसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट या बेस्ट सॉल्वेंट हम इसे इसलिए कहते हैं कि काफ़ी सारे majority of solutes can easily dissolve in this solvent, which is called water. So that's why we can say it universal solvent या best solvent। ये तो बहुत आसान सी बात हो गई वाटर के बारे में। अच्छा, फिर हमारे पास एक पॉइंट निकल कर आता है कि जो हाई हीट कैपेसिटी है वो वाटर में पाई जाती है। हाई हीट कैपेसिटी, इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी हीट मिलने पर वाटर अपनी स्टेट या अपनी फॉर्म चेंज नहीं करेगा, बल्कि इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है अनस्टेबल होने के लिए। कि ऐसा नहीं है कि अभी वाटर बिल्कुल स्टेबल है लिक्विड फॉर्म में, इसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे चेंज हो जाएगा, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होता। बल्कि इससे बहुत ज़्यादा नीड होती है हीट की, एनर्जी की, कि ये अपनी फॉर्म चेंज कर सके। फिर इसमें जो फोर्सेस हैं, जैसे कि हमारे पास एम्फोटेरिक फोर्स है, कोहेसिव फोर्स है, वो जो फोर्सेस हमारे पास मौजूद होती हैं वाटर में, ये बहुत ज़्यादा होती हैं कि जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो अच्छे से बॉन्ड बना के रहते हैं और बफरिंग एक्टिविटीज़ में बहुत बेहतरीन तरीके से हो रही होती है। जैसे कि आपने सुना होगा बफर सॉल्यूशन के बारे में, तो ये सारी चीज़ें भी वाटर में पाई जाती हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। फिर एक पॉइंट और आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो इसमें हाई होती है काफ़ी। कि वाटर, जैसे कि मैंने अभी बात करी कि ऊपर वाले पॉइंट में कि हीट इस कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, इसी तरीके से हीट ऑफ वेपराइजेशन भी इसकी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट एब्सॉर्ब करने के काबिल है। अब ये कुछ चीज़ें हमारे पास इस चैप्टर में वाटर से रिलेटेड हमें यहाँ पर मिल जाती हैं, जिसमें कोई जो है हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। अच्छा, जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में जो मॉलिक्यूल्स डिस्कस किए गए हैं, अब उनकी तरफ आते हैं। वो हमारे पास तकरीबन 4 मॉलिक्यूल्स हैं, 4 या 5, जो डिस्कस किए गए हैं हमारे पास इस चैप्टर में। अब वो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रोटीन। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए। प्रोटीन, हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं, देखें इसकी मिसाल इस तरीके से है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है, जो उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो किसी न किसी चीज़ से तो मिलकर बनती है कि वो बिल्ड हो सके, आगे बढ़ सके, ग्रोथ हो सके उस चीज़ की। तो हमारी बॉडी में प्रोटीन ऐसा होता है कि जैसे हमारे नाखून, हमारे हेयर्स, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारी की सारी प्रोटीन से मिलकर बनती है। तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि हमने बचपन से सुना होगा कि भाई आप ये चीज़ खाएं, ये चीज़ खाएं, फलां चीज़ खाएं, इसमें प्रोटीन है, इससे आपकी बॉडी अच्छी होगी। या जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो प्रोटीन शेक पीते हैं और वो उनकी बॉडी पंप हो जाती है, और इसी तरीके से उनका सारा का सारा जो सिस्टम है वो चल रहा होता है। तो ये छोटी सी बात मैंने आपको बता दी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अब इसका हम
इसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक्सपेक्ट से पढ़ते हैं कि मॉलि प्रोटीन हमारे लिए किस किस तरीके से क्या क्या काम कर रहा होता है और उसकी क्या चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस की गई हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जिसमें हमारे पास प्रोटीन की टाइप्स होती हैं, जिसमें हमारे पास एक होता है फिब्रस प्रोटीन। फिब्रस प्रोटीन देखें, फिब्रस फाइबर से निकला है। फाइबर का मतलब होता है थ्रेड, और थ्रेड का मतलब होता है धागा, यानी कि कुछ इस तरीके का प्रोटीन जो बिल्कुल थ्रेड लाइक सिस्टम हो, जिसमें जैसे कि मैं एक छोटा सा सैंपल किसी भी बॉडी का ले लूँ और उसे माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से उसका व्यू नज़र आए कि वो थ्रेड्स हैं लंबे लंबे। तो इस तरीके का जो प्रोटीन हमारे पास होता है वो फिब्रस प्रोटीन कहलाता है। जैसे कि सिल्क होता है हमारे पास, रेशम, इस तरीके का जो प्रोटीन होता है ये हमारे पास फिब्रस प्रोटीन कहलाता है। फॉर एग्जांपल सिल्क फाइबर, मायोसिन, फिब्रिन, यानी कि जो ब्लड क्लॉटिंग हमारे पास होती है, और हमारे जो नेल्स हैं, हेयर है, ये सारी चीज़ें प्रोटीन, इस तरीके का जो प्रोटीन होता है वो हमारे पास फिब्रस प्रोटीन कहलाता है। फिर हमारे पास एक चीज़ आ जाती है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब देखें ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या है, जिसमें ग्लोब्स बने हुए हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हो इस तरीके से कोई। ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास होगा माइक्रोस्कोपिक व्यू में, ये हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहलाता है, जिसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद ना हो बल्कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम मौजूद हो। और ये जो होता है इसके अंदर, अगर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एस्पेक्ट से बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि दे आर फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन्स, यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की चेन्स होती हैं जिसे हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, और वो इस तरीके से फोल्ड हुई हुई होती हैं। उनका टर्शरी स्ट्रक्चर होता है और वो सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, यानी कि पानी में ये आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि एंजाइम्स हो गए, एंटीबॉडीज़ हो गई, जो हमारे बी सेल्स, टी सेल्स, जो हमारे इस तरीके से, यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उस वो बना रहे होते हैं एंटीबॉडीज़। हॉर्मोन्स की सिक्रीशंस होती है, हीमोग्लोबिन, जैसे कि जो हमारा ब्लड में जो रेड सेल्स होते हैं जो हीमोग्लोबिन बनाते हैं, यानी कि जो ब्लड को रेड कलर देते हैं। इस तरीके के जो प्रोटीन्स हमारे पास होते हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स कहलाते हैं। फिर कुछ हमारे पास स्ट्रक्चरली अगर हम देखें मज़ीद, तो हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर है और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है। तो मैं वो आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो किस तरीके से हमारे पास मौजूद होता है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्राइमरी प्रोटीन की। प्राइमरी प्रोटीन देखें, अगर हम स्ट्रक्चरली इसको समझें तो ये जैसे कि लीनियर या जो लाइन वाइज हमारे पास फिब्रस प्रोटीन होता है, इसी तरीके का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है ये हमारे पास प्राइमरी प्रोटीन कहलाता है, जो बिल्कुल सिंपल होता है। इसमें कुछ इस तरीके से इसकी बॉन्डिंग हुई हुई होती है कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स यहाँ पे मिली हुई होती हैं इस तरीके से, जो बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर होता है। फिर हमारे पास एक आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं, सेकेंडरी प्रोटीन भी कह सकते हैं इसे। ये थोड़ा सा हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं ना, जिसे हम हेलिक्स भी कहते हैं, जैसे कि स्पाइरल टाइप, कि वो वेवी फॉर्म में होता है, वेव्स फॉर्म में होता है। तो ये हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाता है। इस तरीके का जो प्रोटीन का शेप होता है ये हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाता है। फिर इसके बाद हमारे पास टर्शरी प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन की थर्ड टाइप है।
टर्शरी प्रोटीन इट मीन्स के फोल्डेड एंड सुपर फोल्डेड मैनर, इसमें हम इसे कह सकते हैं कि ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ये फोल्डेड होता है और सुपर फोल्डेड इसमें हेलिक्स पाए जाते हैं। जैसे कि ये हमने इसको एक बार फोल्ड करा और उसके बाद सुपर फोल्ड यानी कि तीन चार और बहुत सारे हमने इसमें कॉम्प्लेक्शंस दे दी, तो ये हमारे पास टर्शरी प्रोटीन कहलाता है। और क्वाटर्नरी प्रोटीन एक होता है हमारे पास। क्वाटर्नरी का मतलब होता है कि ग्रुप्स हों हमारे पास सुपर एंड सुपर फोल्डेड जो मैनर है प्रोटीन का उसके। जैसे कि हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स का, इसके हमारे पास दो तीन हो तो ये ग्रुप कहलाता है, और इस तरीके के जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे पास क्वाटर्नरी प्रोटीन्स कहलाते हैं। अच्छा, प्रोटीन्स की ये तो कुछ स्ट्रक्चर्स हो गई, फिर मैं इसका थोड़ा सा और आपको बताता चलूँ कि जब भी आप प्रोटीन का टॉपिक समझेंगे तो इसमें आपके पास एक अमाइनो एसिड नाम की चीज़ ज़रूर आएगी। अमाइनो एसिड असल में होता यह है कि प्रोटीन बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास प्रोटीन है। अच्छा, बड़े मॉलिक्यूल को हम पॉलीमर भी कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना पॉलीमर। अब ये जो प्रोटीन है ये छोटे छोटे से अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है, और छोटे मॉलिक्यूल्स को, वो जो एक मॉलिक्यूल होता है उसको हम मोनोमर भी कहते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रा देख लीजिएगा कि जो प्रोटीन होता है ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है जिसे हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं, और अमाइनो एसिड्स को हम मोनोमर भी यहाँ पर कह सकते हैं। और ये चेन फॉर्म में होता है, यानी कि हमारी बॉडी में जितनी भी मॉलिक्यूल्स की ऑर्गेनाइजेशन है ये किसी ना किसी मैनर में मौजूद है। तो जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ये हमारे पास चेन फॉर्म में होता है, इसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बॉन्ड्स मौजूद होते हैं एक ही चेन में। तो ये हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन या पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर भी कहलाता है। अच्छा, तो इसी के साथ कुछ हेडिंग्स हमारे पास और आ जाती हैं प्रोटीन से रिलेटेड के। एक हमारे पास आता है सिंपल प्रोटीन, और दूसरा हमारे पास आता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन्स यानी कि बिल्कुल जो सिंपली मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन फॉर्म में, जो पानी में बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं और उनका किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन भी नहीं होता और बिल्कुल सिंपली होते हैं, ये वो सिंपल प्रोटीन्स कहलाते हैं। और कॉन्जुगेटेड का मतलब हम कॉम्प्लेक्स से भी समझ सकते हैं, यानी कि जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के साथ जिनका कनेक्शन होता है और वो उनमें मिक्स हुए हुए होते हैं और समझ नहीं आ रहा होता कि प्रोटीन किस किस तरीके से बॉन्ड बनाया हुआ है, और बहुत एक कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम हो जाता है। तो वो हमारे पास प्रोटीन के जो फॉर्म होती है वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स भी कहलाती हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ प्रोटीन का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। कुछ फंक्शंस मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ, देन वी आर गोइंग टू मूव विद अनदर टॉपिक। सो आई एम टेलिंग यू सम फंक्शंस ऑफ प्रोटीन के। देखें, ये पहली बात तो ये है कि ये बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। अच्छा, किस तरीके की बॉडी बिल्डिंग की? हमारे हेयर्स से लेकर हमारे फीट तक, हमारे फुट तक, हमारे जो है पैरों के नाखूनों तक, जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं ये सारी की सारी प्रोटीन से मिलकर बनी हुई हैं। और जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी में, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो सारे जिन जिन चीज़ों से मिलकर बने हैं उन सब के पीछे प्रोटीन छुपा हुआ होता है जिससे उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो ये
हमारे पास प्रोटीन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अच्छा, एमकेट के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, देखें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर, यहाँ बिल्कुल साफ साफ क्लियर है कि या आपको अगर अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप बुक रीडिंग करें। जितनी ज़्यादा आप बुक रीडिंग करेंगे और हमारे जो हम आइंदा आने वाले लेक्चर्स में हम टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे, तो उन्हें भी आप बार बार गौर से सुनिएगा और बुक रीडिंग लाजमी करिएगा। कि बुक रीडिंग का फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझा हुआ और 10 एमसीक्यूज़ हैं उस पूरे चैप्टर में, तो लिटरली अगर आप थोड़ा थोड़ा भी समझ समझ के पढ़ेंगे खुद से, तो उन 10 में से 3 या 4 जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और एमसीक्यूज़ से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखें, यहाँ पर एमसीक्यूज़ नहीं होते, यहाँ पे बीसीक्यूज़ होते हैं। बीसीक्यूज़ का मतलब होता है बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस। वो इस तरीके से होते हैं कि बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं, सिमिलर होते हैं, और कन्फ्यूजन ये आ जाती है कि हमें दो तीन उसमें से सही लग रहे होते हैं, लेकिन जो बिल्कुल बेस्ट होता है हमें उसको चूज़ करना होता है। तो आपने क्या करना है, आपने बुक रीडिंग करनी है, जो आप टॉपिक समझें उसके फ़ौरन फ़ौरन साथ, और एमसीक्यूज़ जो हम सॉल्व करवाएं उसकी तो बिल्कुल आपने लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से आप अपना अच्छे तरीके से इंशाल्लाह कवर कर सकते हैं। खैर, प्रोटीन यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स देखें, अगर मैं इसको सिंपली डिफाइन करूँ तो यहाँ कार्बो का मतलब है कार्बन, और हाइड्रेट्स हाइड्रा, हाइड्रोजन या वाटर भी कह सकते हैं। तो वही कार्बन हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल्स सिंपली कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। इन्हें हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको पॉइंट बता दिया। अच्छा, अगर मैं केमिकली इसको डिफ़ाइन करूं तो इसमें हमारे पास एक चीज़ आती है पॉलीहाइड्रोक्साई एल्डिहाइड और कीटोन्स और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस, जिसमें हाइड्रोलाइसिस वगैरह होके हमारे पास चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स कहलाती हैं। अच्छा, हमारी बॉडी में किस तरीके से होती हैं? देखें, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं। एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स का मतलब ये होता है कि अब देखें प्रोटीन का काम क्या होता है, मैं ना थोड़ा सा इंटरलिंक करके समझाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमारे पास प्रोटीन का काम था बॉडी बिल्डिंग का काम, यानी कि जितनी भी बॉडी बिल्डिंग हो रही है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, वो प्रोटीन करवा रहा है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब काम ये है कि अब बॉडी बन गई, उसमें प्रोसेसेस भी होंगे। जैसे हमारे पास सर्कुलेशन एक प्रोसेस है, डाइजेशन है, और ब्रीथिंग है, रेस्पिरेशन है, और भी हमारे हॉर्मोन्स की सिक्रीशंस हैं। तो इसमें हर काम के लिए आपको पता है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स इस तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करें ड्यूरिंग प्रोसेस। इन्हें हम शुगर के मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, जो एट द टाइम ऑफ नीड एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। ये हमारे पास सिंपली कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। और अब मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। ओके, तो जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है वो हमारे पास कहलाती है मोनोसेकेराइड। मोनो का मतलब होता है वन, और सेकेराइड का मतलब होता है शुगर के मॉलिक्यूल, यानी कि ऐसे
सिंपल हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि भाई ऐसा कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल जिसमें एक या बहुत कम मॉलिक्यूल्स मौजूद हों शुगर के, वो हमारे पास मोनोसेकेराइड्स कहलाते हैं। जैसे कि सिंगल यूनिट शुगर्स सॉल्यूबल इन वाटर एंड नॉन हाइड्रोलाइजेबल। इस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं ये हमारे पास सिंपली मोनोसेकेराइड्स कहलाते हैं। और इसके साथ साथ कुछ और टाइप्स भी होती हैं, जैसे कि मोनोसो मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। मोनोसेकेराइड के बाद हमारे पास आता है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड्स हमारे पास ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स होती हैं जिनमें हमारे पास 2 से लेकर 10 मॉलिक्यूल्स या 10 मोनोसेकेराइड्स के जो यूनिट्स हैं वो पाए जाएं। 2 to 10 इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं ये हमारे पास ओलिगोसेकेराइड्स कहलाते हैं। और ओलिगोसेकेराइड्स को हम डेक्स्ट्रिन भी कहते हैं। ये बात एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रा गौर से सुनिएगा। डेक्स्ट्रिन ओलिगोसेकेराइड्स कहलाते हैं। फिर हमारे पास जो थर्ड है वो कहलाते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉली कॉन्सेप्चुअल, पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि इसमें 10 की कोई लिमिट नहीं है, इसमें 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल शुगर के ऐसे मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के ऐसी टाइप कहलाती है, ऐसी क्लासिफिकेशन है जिसमें बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स या मोनोसेकेराइड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ आपने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे कि राइबोफुरेनोज, ग्लाइकोपाइरानोज। ये इस तरीके के मॉलिक्यूल्स इनमें कार्बोहाइड्रेट्स में मिले हुए होते हैं। और कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जैसे कि स्टार्च हो गया, प्लांट में पाया जाता है। ग्लाइकोजन है पॉलीसेकेराइड्स में, एनिमल्स में पाया जाता है। और जो सेलुलोस होता है प्लांट का, वो इससे स्ट्रक्चरल जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है, इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें पॉलीसेकेराइड की प्लांट के सेलुलोस बनाने में। और इंसेक्ट्स के ऊपर एक लेयर होती है चाइटिन जिसे हम कहते हैं, या काइटिन हम कह सकते हैं, उससे हार्ड होती है। तो वो पॉलीसेकेराइड वगैरह से मिलकर बनी हुई होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमें वहाँ भी हेल्प करता है। वैसे तो ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, लेकिन कुछ जगहों पर हमारी या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोटेक्शन में भी ये मॉलिक्यूल्स हेल्प करते हैं। तो हम थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि भाई ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं। 2-3 तरह की इनकी टाइप्स होती हैं, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। और इस तरीके से ये एट द टाइम ऑफ नीड बॉडी की प्रोटेक्शन भी करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड भी करते हैं। तो ये हमारे पास टोटल कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन है, कार्बन हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल्स का। और हमें ये सारी चीज़ें अपने माइंड में कॉन्सेप्ट के, ऐसा कॉन्सेप्ट जो है वो बिठानी है। और ये सारी चीज़ें आपको एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होंगी। तो ये आपका यहाँ तक कार्बोहाइड्रेट्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स लिपिड्स। लिपिड्स का हमारे पास एक नाम आता है। अब ये क्या है, क्यों है, किस तरीके से, ये आपको इंशाल्लाह मैं अभी बता रहा हूँ। तो हम हेडिंग यहाँ पर डालना चाहेंगे लिपिड्स की। लिपिड्स के बारे में आप ये समझें कि जितनी भी चिकनाई, चर्बी, ऑयली चीज़ें जो हमारी बॉडी में होती हैं, जो ऑयली या जो फैटी एसिड्स या जो फैटी मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में होते हैं,
वो सारे के सारे लिपिड्स से मिलकर बने हुए होते हैं। वैक्सी चीज़ें, चिकनाई चर्बी वाली चीज़ें जो होती हैं वो सारी लिपिड्स हम उसे कह सकते हैं। और जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ये कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में 2-3 गुना ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है लिपिड्स। इसकी मिसाल ऐसी है कि आप एक प्लेट बिरयानी खाना शुरू हो जिसमें ऑयल कम हो, तो आप उस बिरयानी को बहुत आसानी से पूरी प्लेट आप जो है माशाल्लाह सही मज़े लेकर आप उसे कंप्लीट कर लेंगे। और एक प्लेट के बाद शायद आपका दिल और चाहे कि आप और खा लें। लेकिन आपको अगर आधी प्लेट घी और एक रोटी दे दी जाए तो आई डोंट थिंक कि आप उसे कंप्लीट फिनिश कर पाएंगे। थोड़ी सी रोटी खाने के बाद घी से आपका पेट भर जाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट पेट में, आपके स्टमक में वो फुलफिल हो गई है। वो जो भारी भारी हमें लग रहा होता है कि खाना हम कम खाते हैं और बहुत हेवी फील हो रहा होता है, तो वो ऑयली चीज़ों की वजह से होता है। इसको सिंपली आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो हम कुछ बुलेट पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाहेंगे इससे रिलेटेड के लिपिड्स के बारे में कहा जाता है कि जो हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स होते हैं ये लिपिड्स कहलाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा चिकनाई चर्बी वाली चीज़ें इसमें होती हैं। कुछ स्केलेटन्स का ये एक्सोस्केलेटन बनाते हैं, कुछ सॉरी इंसेक्ट्स का एक्सोस्केलेटन फॉर्म करते हैं। एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है, एक्सो का मतलब होता है, मैं लिख देता हूँ ताकि ये आसानी हो जाए। एक्सो स्केलेटन, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड और स्केलेटन का मतलब होता है वही बॉडी स्ट्रक्चर। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी स्ट्रक्चर बाहर की साइड हो, आउटसाइड दी बॉडी हो, बॉडी स्केलेटन, ये सारी चीज़ें हमारे पास ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो स्केलेटन जो बाहर होता है वो एक्सोस्केलेटन कहलाता है। जैसे कि अगर मैं इंसानों की बात करूं, ह्यूमन बींग्स की बात करूं, तो हमारी बॉडी का जो स्केलेटन है वो एंडोस्केलेटन है। वो बॉडी के अंदर मौजूद होता है, तो वो एंडोस्केलेटन है। अब जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि स्नेल हो गया हमारे पास, टॉर्टराइज हो गया, टर्टल हो गया, इनका जो बॉडी स्केलेटन होता है वो बाहर होता है। इसी तरीके से जो हमारे पास कॉकरोच होता है इसका भी बॉडी स्केलेटन एक्सोस्केलेटन कहलाता है। जैसे कि कभी आपका इत्तेफाक हुआ हो कि आपने कॉकरोच को चप्पल से मारा हो या पाँव रख के खड़े हो गए हो उस पर, या कुछ इस तरीके से आपने कुछ किया हो, तो वो थोड़ी सी उसमें आवाज़ें आती हैं उसको मारते वक्त, तो वो उसका एक्सोस्केलेटन टूट रहा होता है। खैर, जस्ट जोक्स अपार्ट, now I'm going for टाइप्स ऑफ लिपिड्स। तो कुछ टाइप्स होती हैं लिपिड्स की, हम आपको बता देते हैं इनके बारे में भी। अच्छा, तो भाई कुछ टाइप्स होती हैं लिपिड्स की, जैसे कि टर्पीन्स, टर्पिनॉइड्स, और इसके अलावा वैक्स हमारे पास मौजूद होता है। स्टेरॉइड्स भी हमारे पास होते हैं। स्टेरॉइड्स के साथ साथ हमारे पास कोलेस्ट्रॉल या कैरोटीनॉइड्स भी हमारे पास एक चीज़ होती है। मैं बताता हूँ इनके बारे में। और इसी के साथ साथ फोस्फोलिपिड्स भी होते हैं। अच्छा, टर्पीन्स के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि जो टर्पीन्स या टर्पिनॉइड्स होते हैं ये
खुशबू वगैरह जो प्लांट्स में या एनिमल में या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आती है, वो टर्पीन्स टर्पिनॉइड्स की वजह से आती है। वैक्स की मिसाल ऐसी है जैसे कि आपने कभी अगर नीम का ट्री देखा हो, नीम ट्री आपने अगर देखा हो, तो उसकी स्टेम पर गोन गोन टाइप का मौजूद होता है। जो ओल्ड नीम ट्री होता है उस पर थोड़ा सा आपको गोन ब्राउन ब्राउन सा जमा हुआ होता है, तो वो वैक्स वगैरह कहलाता है। एंड स्टेरॉइड्स कैरोटीनॉइड्स ये क्या चीज़ें हैं, ये देखें, जो हमारे पास कलर्स हैं, पिगमेंट्स हैं, इनका काम होता है, कैरोटीनॉइड्स की बात कर रहा हूँ, स्टेरॉइड अलग चीज़ है। कैरोटीनॉइड्स का काम होता है पिगमेंट्स प्रोवाइड करना किसी भी प्लांट बॉडी को। जो कलर्स होते हैं ना, ये इसमें हेल्पफुल कर रहे होते हैं कैरोटीनॉइड्स। जैसे कि उनमें प्लांट में रेड कलर बहुत कॉमन होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, और इस तरीके से जो कलर्स मौजूद होते हैं ये कैरोटीनॉइड्स कहलाते हैं। स्टेरॉइड्स क्या चीज़ें देखें, स्टेरॉइड्स आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है। कुछ हमारे पास सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन वगैरह में आते हैं, प्रोगेस्ट्रॉन में होता है, और एस्ट्रोजन, ये हमारे कुछ सेक्स हार्मोन्स होते हैं, तो ये उसमें भी हेल्पफुल करते हैं, और ये रिंग फॉर्म में होते हैं। इस तरीके से इसकी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होती है। फिर कुछ कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेटेड लिपिड्स होते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा देखें, इसमें हमारे पास कुछ तरह की टाइप्स होती हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा ग्लाइकोलिपिड और लैपोप्रोटीन या लैपो, इस तरीके से सल्फोलिपिड्स वगैरह, ये सिर्फ हमारे पास कॉन्जुगेटेड लिपिड्स कहलाते हैं। तो ये मैं आपको लिख के बता देता हूँ ताकि ये आपके पढ़ने में, समझने में, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आसानी हो जाए। जैसे कि हमारे पास कॉन्जुगेटेड लिपिड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, देखें, अगर कोई लिपिड है, अब ये लिपिड किसी नॉन लिपिड के साथ मिला हुआ है, जैसे कि वो लिपिड का मॉलिक्यूल नहीं है, वो कोई और है, तो ये कहलाता है हमारे पास कॉन्जुगेटेड लिपिड। ये हमारे पास कहलाता है कॉन्जुगेटेड लिपिड। यहाँ तक आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। कॉन्जुगेटेड लिपिड के बाद आपने शायद नाम सुना हो ग्लाइकोलिपिड। तो वो क्या होता है कि लिपिड के साथ ग्लाइकोजन मिल जाता है, तो वो कहलाता है हमारे पास ग्लाइकोलिपिड। अच्छा, ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज, शुगर, वो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर अगर हमारे पास कोई लिपिड है और प्रोटीन के साथ मिल जाए, तो वो कहलाता है हमारे पास लाइपोप्रोटीन। और अगर कोई लिपिड सल्फेट के साथ मिल जाए, जैसे कि ये हमारे पास कोई लिपिड का मॉलिक्यूल है और ये सल्फेट भी एक तरह का मॉलिक्यूल या केमिकल होता है, तो ये कहलाता है सल्फोलिपिड। और अगर कोई लिपिड फॉस्फेट के साथ मिल जाए, तो ये कहलाता है हमारे पास फॉस्फोलिपिड। ये बातें एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो ये आप ज़रा गौर से इसको सुनिएगा, तवज्जो फरमाइएगा। यहाँ पे हमारे पास लिपिड का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। एंड नाउ
we are going to learn our next topic, which is nucleic acid. ओके, तो हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है हमारे पास के सेल है, सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है न्यूक्लियस, और उसमें कुछ केमिकल्स मौजूद होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास कहलाते हैं। और न्यूक्लिक एसिड्स की अगर मैं बात करूं तो देखें, दो तरह के हमारे पास न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। एक कहलाता है हमारे पास आरएनए, और दूसरा हमारे पास होता है डीएनए। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड डीएनए हमारे पास कहलाता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या है, यानी कि ये आरएनए क्या है, डीएनए क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपके माइंड में इसका फंक्शन इन दोनों का वो आना चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं आनी चाहिए। जैसे कि हमने बचपन से, शुरू से हमें हमारे माइंड में ये बताया जाता है कि भाई आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड होता है, और भला भला इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आपके माइंड में ये चीज़ें फ़िलहाल नहीं आनी चाहिए, बल्कि ये आनी चाहिए कि इनका काम क्या होता है। आरएनए का काम होता है, यहाँ मैं आरएनए की हेडिंग डाल देता हूँ ताकि इजीली आपके माइंड में इसका कॉन्सेप्ट आ जाए। देखें, आरएनए क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं राइबोसोम्स को। तो ये वो है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि आरएनए प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन हमारी पूरी बॉडी ऑर्गेनाइज करता है। और डीएनए क्या करता है कि ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होती है वो डीएनए पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि यार इसकी हाइट अब्बू पर गई है या मामू पे गई हुई है, और फलां बच्चे की गई ज़बान किसी पे गई है, कलर किसी पर गया है, हेयर्स उसके सिल्की हैं और कर्ली हैं या जूना टाइप हैं या कारपेट जैसे हैं, इस एक्स वाई जेड इस तरीके से हम कह रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास जो फंक्शन है, ये सारा काम डीएनए का है हमारे पास। अब इसकी थोड़ी सी केमिकली इसको पढ़ लेते हैं, या इंटरनली इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से होता है। देखें, डिफ्रेंशिएट करके समझाता हूँ, ये आपके समझने में आसानी हो जाएगी। तो देखें, यहाँ पे मैं इसका डिफ्रेंशिएट इसे हम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है आरएनए, और यहाँ पर डीएनए मौजूद है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड मौजूद होता है और डीएनए में डबल मौजूद होता है। इसे हम स्ट्रैंड भी कहते हैं, हेलिक्स भी कह सकते हैं। सिंगल है तो सिंगल स्ट्रैंड सिंगल हेलिक्स, और डबल है तो डबल स्ट्रैंड या डबल हेलिक्स।
आरएनए की अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो आरएनए में हमारे पास तीन तरह की चीज़ें हमें मिल रही होती हैं। पहली हमारे पास कहलाती है स्ट्रैंड, दूसरी कहलाती है नाइट्रोजिनस बेसिस, और तीसरा हमारे पास कहलाता है प्रोटीन। तो हम नाइट्रोजिनस बेसिस की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजिनस बेसिस आरएनए में होती हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। और डीएनए में यूरासिल की जगह थायमाइन मौजूद होता है। अब ये एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरासिल या थायमाइन, ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये जो इतना सा पार्ट है, फॉर एग्जांपल ये एक हेलिक्स है, और इसे हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब ये इस पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं बिल्कुल। तो एडेनिन जो है वो हमेशा थायमाइन से बॉन्ड बनाता है डीएनए में, और ग्वानिन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन से। यहाँ पे अगर साइटोसिन होगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली ग्वानिन होगा, और अगर यहाँ पे थायमाइन होगा तो यहाँ पे एडेनिन होगा। इसी तरीके से आरएनए में यही होगा, बस थायमाइन की जगह यूरासिल मौजूद होता है उसमें। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हमारा गलत हमें पढ़ाया जाता है कि भाई आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है और डीएनए में सिर्फ डबल ही होता है। तो देखें, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे आरएनए लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऐसे होते हैं जिनमें डबल स्ट्रैंड पाया जाए, और डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी होते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आरएनए सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड होगा, डीएनए डबल ही होगा। तो ये बात ज़रा आप माइंड में रखिएगा कि इसका क्या चक्कर है। तो ये हमारे पास नाइट्रोजिनस बेसिस कहलाते हैं। अब देखें, ये जो डीएनए आरएनए, ये किस तरीके से इसकी कहानी है, इसे हम थोड़ा न्यूक्लियस के पास जाते हैं दोबारा से, उसे हम वहाँ से समझते हैं। अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस के अंदर हमने माइटोसिस मियोसिस की, जो जब हम सेल डिवीजन पढ़ रहे थे तो हमने उसमें सुना था कि भाई एक लिक्विड मौजूद होता है जिसे हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। क्रोमेटिन नेटवर्क, ये क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और ये क्रोमेटिन फाइबर बनाता है। क्रोमेटिन फाइबर आफ्टर सम टाइम क्रोमेटिड्स या क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। क्रोमोसोम्स पर छोटे छोटे से पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिसे हम जीन्स कहते हैं, और इन जीन्स पर डीएनए या आरएनए मौजूद होता है प्रोटीन के साथ, और इस प्रोटीन को हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। और इस हिस्टोन प्रोटीन का जो शेप होता है वो ऑक्टाहाइड्रल शेप कहलाता है। ऑक्टाहाइड्रल
शेप। तो ये इस तरीके से सारी इसकी कहानी है कि भाई, अच्छा, एक एमसीक्यू आता है कि जीन्स पर क्रोमोसोम्स होते हैं या क्रोमोसोम्स पर जीन्स होती हैं। तो देखें, क्रोमोसोम्स के बाद जीन्स आती हैं तो क्रोमोसोम्स पर जीन्स होती हैं। और एक एमसीक्यू इस तरीके से भी मिलकर आता है कि भाई क्रोमोसोम्स पर डीएनए होता है या डीएनए में क्रोमोसोम्स होते हैं। तो देखें, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स है, जीन्स पर डीएनए है, तो क्रोमोसोम के ऊपर क्या हो गया, हमारे पास डीएनए हो गया। तो ये सारी चीज़ें एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं इस पूरे चैप्टर का, कि भाई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है। हम आपको बता देते हैं कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। हमारे पास चार तरह के कंपाउंड्स होते हैं इसमें: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन्स का काम था बॉडी बिल्डिंग का, कार्बोहाइड्रेट्स का काम एनर्जी रिच कंपाउंड्स का था, और कुछ जगहों पर वो बॉडी स्ट्रक्चर में भी हेल्प कर रहे थे। लिपिड्स वैक्सी, चिकनी चर्बी, चिकनाई वाली चीज़ें, ये हमारे पास लिपिड्स कहलाती हैं। और फिर न्यूक्लिक एसिड की स्टोरी आपके सामने आई कि ये किस तरीके से काम करता है, ये आरएनए डीएनए का क्या चक्कर है, और ये इनमें जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं इनकी जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होती है, और ये किस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं, और क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में इंक्लूडेड हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की इस पूरे चैप्टर में। एंड इंशाल्लाह जो आइंदा आने वाले टॉपिक्स हैं उनमें आप इंजॉय करेंगे। बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट वीडियो हम आपको देंगे उसमें इंशाल्लाह इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ होंगे, वो हम आपको सॉल्व करवाएंगे। और इंशाल्लाह ये हर तरीके से चैप्टर वाइज हम पहले आपको लेक्चर देंगे, देन चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ सॉल्व हम करवाएंगे, ताकि आपकी हाथ के हाथ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते रहें और प्रिपरेशन भी होती रहे बिल्कुल सुकून से। तो इजाज़त चाहूँगा। दैट्स ऑल फॉर माई साइड फॉर टुडे, एंड सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें थी ये आपको समझ आई होंगी। सो टिल हेयर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।